नहीं, 18 तक बेटा तुम्हारा हुआ था, बाकी इधर ना सारे बच्चे तो एब्सेंट थे। चलिए अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट क्लास में हम इसको बीच में हमें क्वेश्चन छोड़ना पड़ गया था, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्लीज। कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की ये एपी है, एपी कौन सी टर्म, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सबसे पहले नंबर पे नेगेटिव टर्म होगी। जैसे देखो मैं एक एपी की बात करूँ, जैसे ये एपी है 84, 80, 76, 72, ये जो एपी चलती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये माइनस माइनस हो जाएगी, अब क्योंकि लगातार घटती जा रही है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। और ऐसे आते आते एक निगेटिव नंबर पर जो भी टर्म आएगी उसका भी कुछ ना कुछ नंबर होगा ना। जिस टर्म का मुझे नंबर नहीं पता होता उसको हम क्या मान लेते हैं, nth टर्म। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ ये कौन से नंबर की टर्म होगी जो सबसे पहली निगेटिव टर्म होगी। तो मैं मान लेता हूँ वो कौन सी होगी, वो nth टर्म होगी। जिस टर्म का नंबर मुझे नहीं पता मैं उसको nth टर्म बोल देता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन की अगर बात करें 12 की, एपी हमें गिवन है 84, 80, 76, 72, ये हमारी एक एपी है। इसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 84, हमें डीबी गिवन है 80 माइनस 4, 80 माइनस 4। अब एक टर्म है जिसका मुझे पता लगाना है, वो टर्म कौन सी है, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इट मीन्स ए एन जो है हमारा जीरो से कम है। यहाँ मुझे nth टर्म नहीं दे रखी, उसने ये नहीं पूछा भैया -1 बताओ कौन सी टर्म होगी, -5 बताओ कौन सी टर्म होगी, या -10 बताओ कौन सी टर्म होगी। उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा है जिस टर्म के आगे सबसे पहले माइनस का साइन लगेगा वो टर्म कौन सी होगी। तो मैंने कहा कि जो ए एन है ना, जिस टर्म के बारे में मुझे पता करना है, वो जीरो से कम होगी, ठीक है ना। तो हम जीरो से कम के लिए पहले चले जाते हैं। कुछ कुछ बुक में इसका सॉल्यूशन हो सकता है ऐसे मिले कि इसको जीरो मान करके जीरो को फाइंड कर लो, जीरो कौन से नंबर की टर्म है, और उससे अगली टर्म क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं भैया। जीरो जीरो मान लो तो जीरो हमारे फर्स्ट, जीरो के बाद फिर नेगेटिव टर्म ही आनी है। मान लो मैंने ए एन को जीरो माना, और ये ए एन को जीरो लेने पे 21 टर्म आ रही है, एन क्या है, जीरो 21 टर्म है। तो 22 टर्म जो है वो अगली टर्म निगेटिव होगी। मान लेते ए एन मैंने जीरो लिया, और एन की वैल्यू यहाँ पर आ गई 21.75, तो ये फिर 22 ही हो जाएगा इससे आगे, क्योंकि जीरो लेने पर तो 21.75 है। तो अगली टर्म तो 22 नंबर पे तो निगेटिव ही आएगी। तो ऐसा भी आपको कहीं पर सॉल्यूशन मिल सकता है, बट हम सॉल्यूशन वैसे करेंगे जैसे एनसीईआरटी ने लिया है। एनसीईआरटी कहती है ए एन को लेस देन जीरो मान के चलो, और फिर आप इसको सॉल्व करो। तो ए एन को अगर मैं लेस देन जीरो लेता हूँ तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। ए क्या है यहाँ पर 84 प्लस एन माइनस वन, एंड डी क्या है माइनस। आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, 84 -4n, 84 में 4 ऐड किया तो आया 88। देखिए बेटा, अगर एक बात बताओ, अगर आप लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करते हो, तो आपके पास आंसर क्या आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। भाई अगर आप किसी भी नंबर में से छोटी संख्या को माइनस करोगे तो आंसर आपका कुछ ना कुछ आएगा, 1 2 3 4 5 पॉइंट कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप यहीं पर स्मॉल में से लार्ज नंबर को माइनस करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब होता है जीरो से कम। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जीरो से कम। यहाँ कह रहा है कि 88 में से मैंने 4n को माइनस किया तो जीरो से कम आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर स्मॉल है और ये नंबर लार्ज है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। भैया 88 छोटा है, 4n बड़ा है, तभी तो तभी तो मेरा आंसर जीरो से कम आ रहा है, यानी निगेटिव आंसर आ रहा है। अब हमने क्या किया, 88 को, 4n को तो एक तरफ रख लेते हैं, और 88 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। या आप यूं कहें कि भैया हमने 88 को तो यहीं रखा, और 4n इधर आके प्लस का हो गया, हमने इसको इधर ले गया। अब ये साइन ये लगना चाहिए कि ये लगना चाहिए। तो देखिए जरा, जो बड़ा बड़ा कौन बताया था, मैंने इसको लार्ज बताया, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो इसकी तरफ साइन छोटा लगेगा 88 की तरफ, और 4n की तरफ बड़ा लगेगा। अगले में n पे ही रह जाएगा, और 4 इसके आगे डिवाइड में हो जाएगा।
n इज ग्रेटर देन 22, n 22 से बड़ा होगा बेटा, 22 नहीं, n 22 से, और 22 से बड़ा नंबर सबसे पहले क्या आएगा, 21 आएगा। तो n इज इक्वल टू 23, n 23 होगा, ठीक है ना। 22 से बड़ा सबसे नियरेस्ट 23 है, तो 23rd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आंसर जो है हमारी पहली टर्म जो होगी फर्स्ट नेगेटिव वो 23rd, तो 23rd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। 22 तो 22 से बड़ा बोल रहा है ना, n इज ग्रेटर देन 22, 22 से बड़ा होगा n। हाँ, अगर आप जीरो देखो ना इसमें, तो 0 22 आ रहा होगा, 22 से इसकी जीरो आ रही है। हिंदी में बेटा इसको मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बस लिख दिया है। आप n इक्वल टू 23, यही हमारा आंसर होगा। लिखना है तो पहला पद, पहली निरात्मक पद 23वां पद होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर रहे हो? चलिए जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही है क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी, बट मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसमें ना इस असाइनमेंट को अगर आप देखो तो लास्ट में ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस लिखे हुए हैं। इसमें क्या, जैसा मैं आपको करा रहा हूँ ना, सेम क्वेश्चन देखो जरा, आपको मिल जाए। जैसे कि अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया, देखो एक क्वेश्चन ये रहा, इस एपी में कितनी टर्म है, ये रहा। यानी इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में मिलेंगे। आप अगर मैं ये कराऊंगा, सिर्फ आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इससे आप खुद करोगे। और मैं टेस्ट अगर लूंगा तो मैं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पे से ही कराऊंगा। ठीक है बेटा, टेस्ट भी मैं वहीं से लेने वाला हूँ, और आप तैयार रख देना, एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये असाइनमेंट कर लेना। एनसी सॉरी, एग्जाम का एक ही क्वेश्चन, चाहे बोर्ड है चाहे आपके स्कूल में, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। विच टर्म ऑफ द एपी, तो सेम क्वेश्चन 13 में, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी कौन सी टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो मैं वैसे ही करा रहा हूँ कुछ उसको। एपी आपको गिवन है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 13, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार और समझ लो, समझ में आ जाना चाहिए। 120, 116, 1112, ये। तो यहाँ ए आपको कितना है, 120, बेटा डी क्या है, -4। ए पता है, डी पता है। ए एन इज लेस देन 0, ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेस देन 0। 120 प्लस एन माइनस वन इंटू -4, 124 माइनस, बताओ कौन बड़ा होगा यहाँ पर, ये स्मॉल होगा ये लार्ज होगा, ठीक है। तो 124, बेटा लार्ज वाला इधर इज इक्वल टू नहीं, इज लेस देन होगा ना, 124 इज लेस देन 4 एन, एन ही रह गया 31, 31 एन इज ग्रेटर देन 31, देयरफॉर एन इज इक्वल टू, आपका जो आंसर है वो आएगा 32। बेटा 31 से बड़ा क्या होता है, तो पहले नंबर को 32 आएगा ना, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म 32 होगी। इसके बाद जितनी भी टर्म है सब नेगेटिव आती रहेंगी। हाँ, अगर ये पॉइंट में आता तो जो भी नेक्स्ट होल नंबर आएगा वो लेंगे। ये कह रहा है एन हमारा 31 से बड़ा होना है, तो सब पहले नेगेटिव टर्म ढूंढ रहा हूं मैं, तो एन क्या होगा फिर मेरा, 32 ही होगा ना। 31 से बड़ा, अगर ये आता 29.6 तो 30 कर देता फिर मैं, क्योंकि 29.6 तो से बड़ा होना है। तो 29.6 से बड़ा पहला होल नंबर क्या है, सॉरी पहला नेचुरल नंबर है 30, और 29.6 आता तो मैं 30 कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन इसके बाद ये तुम्हें कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर होगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालनी है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कर लेंगे ना। जो बच्चे नोट करने हैं भैया जल्दी फटाफट नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कहता है
हाउ मेनी टर्म्स, आपसे टर्म्स पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, एपी है बेटा, इस एपी की टर्म आपको गिननी है। देखिए इस एपी की आपको टर्म गिननी है, मतलब 3, और इस ये एपी कहाँ पर एंड होगी बेटा, 1 1 1 ट्रिपल 1। तो ए मुझे पता है 3, डी मुझे पता है 3, तो ये जो ये इस टर्म का मुझे जानना है इसका एन क्या है, तो एन ये यही मेरी क्या एन टर्म होगी ना बेटा। जिस टर्म को मुझे जानना है ये टर्म कौन सी है, वही मेरी क्या है, nth टर्म हो जाएगी, मैं उसको an मान लूंगा। तो भैया an इज इक्वल टू, अब यहाँ आप फॉर्म लगा दो a प्लस एन माइनस वन इंटू टी का, a की जगह पे 3 पुट करेंगे, n माइनस वन एंड डी की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 3। चाहे तो 3 को इधर ले माइनस कर दो, या पहले इधर ही सॉल्व कर लो, 3 + 3n - 3 कुछ कैंसिल हो सकता है, 3n इज इक्वल टू 1 1 1। और ये 3 लिखना भी क्यों है, 3 को डायरेक्ट भेजना नहीं, डिवाइड में डिवाइड करोगे शायद, इस एपी में कितनी टर्म होंगी, 37 टर्म होंगी टोटल। बेटा विकास समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, नहीं है, नहीं आ रहा, क्लास छुट्टी मत क्या कर, तुम सब जो बेटा साइंस में बहुत गायब रहते हो, अगर आप किसी क्लास को रेगुलर नहीं ले रहे हो ना, तो फिर वो पढ़ना ना पढ़ने के बराबर। अगर आपको पढ़ना ही है, पढ़ने का सही मतलब है आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, स्कूल में आपको पढ़ाई नहीं हो रही, तो ना आप ट्यूशन ज्वाइन किया है, ट्यूशन में आप क्लास लेने नहीं आ रहे, तो फिर किस बात का ट्यूशन ज्वाइन करने का फायदा भाई। फिर जो ट्यूशन में आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे पढ़ नहीं रहे, फिर तो ये पैसे की बर्बादी है ना, इतना फालतू पैसा आ रहा है, तो कोई दान दे लो, मुझे क्यों दे रहे हो, कहीं दान कर लो, मेरा पैसा दान में थोड़ा लगेगा जो मुझे तुम दे रहे हो, दान पुण्य कर लो फिर। एसएसटी क्लास, हाँ एसएसटी क्लास आज, सॉरी अभी फिलहाल में ना हमने इवनिंग का टाइम रखवाया है, मतलब वो ये टीटीएस में 6 to 7 का टाइम अभी है, क्लास शुरू करी, फिर बाकी मॉर्निंग का देखेंगे जैसा बनता है। तो हो गया बेटा, ये वाला क्वेश्चन नोट हो गया, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। मैं बात करूंगा बेटा, एक्चुअली यहाँ का स्पेस का बहुत बड़ा इशू है। अभी देखो इंस्टीट्यूट में हमारे सारे रूम ऑक्यूपाई है, कोई रूम फ्री नहीं है। ये कि एक क्लास के लिए एक नया रूम तो नहीं लेंगे ना, नया रूम का मतलब है कि नए डेस्क वगैरह सब अरेंज करना पड़ेगा। कर रहे हैं मॉर्निंग में, अगर बन जाएगा तो हमारा मॉर्निंग में करवाएंगे, कुछ सोचेंगे ना, जो भी करेंगे सोचेंगे, ऐसी बात नहीं है, सोच समझ के करवाएंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, समझो। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, सब में सिर्फ एक ही फॉर्मूला चल रहा है, एन वाला फॉर्मूला। मतलब यहाँ आपको या तो टर्म पूछेगा कौन सी टर्म है, या ये पूछेगा कितनी टर्म है, या ये पूछेगा ये टर्म है भी या नहीं। जब आपको टर्म के लिए बोल रहा है ना, तो जिस टर्म को जानने के लिए बोल रहा है, जिस टर्म को पूछ रहा है वो, भाई वो nth टर्म मान लो, nth टर्म, ठीक है, जिस टर्म के बारे में, जिस टर्म का नंबर मुझे नहीं पता, वो nth टर्म है। और क्वेश्चन या तो आपसे नंबर पूछता है कि कौन सी होगी, या वो टर्म पूछता है कि 5वें नंबर की टर्म क्या होगी, तो वो nth टर्म से इसी फॉर्मूले से पूरा का पूरा हमारा सोल्व होगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, चेक वेदर, आप चेक करने की क्या -150 इस एपी की टर्म होगी। भाई देखो जैसे कि एपी लिखी हुई है, ये एपी बना दी किसी ने, 11 8 5 2। भाई इस एपी में 100वें नंबर पे क्या आएगा, 50वें नंबर पे क्या आएगा, क्या कोई देख के बता सकता है, क्या इस एपी में -150 आएगा, यार पता नहीं, आ भी सकता है और नहीं भी आए। तो मैं कहता हूँ, मैं एक बार को मान लेता हूँ कि हाँ आएगा, आएगा, कौन सी टर्म होगी, तो मैंने इसको बोल दिया भैया ए एन है यहाँ पर -150, मैं ए एन को -150 मान लेता हूँ, एन फाइंड कर लूंगा, अगर एन एक नेचुरल नंबर आ गया तो ये है, और नहीं आया एन, अगर एन पॉइंट वगैरह में आया तो ऐसी कोई टर्म होगी ही नहीं। तो यहाँ देखिए जरा, क्वेश्चन में एक क्या है 11, डी क्या है 8 - 11 - 3, ए एन -150 लिया है मैंने, फॉर्मूला मैंने पुट किया ए एन का a + n - 1 इंटू टी, -150, ए की जगह पर 11 पुट किया, n - 1 डी की जगह पर
बेटा ब्रैकेट ओपन कर दो जरा, -3n और +3, 11 3 14 -3n को ये रखो, -14 को इधर लेके जाओ, शायद -160, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू देखो जरा, 3 से डिविजिबल, इन तीनों का सम 1 + 6 + 4 कितना हो गया, 6 4 10 11, क्या 11 3 से डिवाइड होता है? तो ये तो 3 से डिवाइड होने से रहा, कोई बात नहीं, कहाँ तक डिवाइड होगा एक बार जरा देख लेते हैं। 3 से 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12.66, छोड़ो 6 आ गया ना, पॉइंट पॉइंट जाते मैं बोल दूंगा नहीं, क्योंकि n तो क्या है, एक नेचुरल नंबर होता है, तो क्या -150 इसकी टर्म आ रही है? नहीं आ रही। जब मैं -150 को टर्म मान रहा हूं, तो जब मैंने इसका n फाइंड किया तो n आ रहा 54.6, जो कि हो नहीं सकता। n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब होना चाहिए, ये पॉइंट वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो -150 कैन नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। आप लिख दोगे नो, -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है ना? -150 इस एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो समझ में आ गया। अगर आपको कोई टर्म चेक करने की टर्म होगी या नहीं, तो कैसे? क्योंकि वो आपसे ये कह रहा है भैया ये टर्म बताओ, इसका नंबर कौन सा है। सिंपल सा उसने यही कहा है, भाई कोई टर्म होगी तो वो कोई ना कोई तो नंबर पे होगी ना, तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं इसका नंबर बताओ क्या है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है। क्या? चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस द लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर तो एपी है, 5 11 17 23, 6 का डिफरेंस है ना। तो क्या 301 इसकी टर्म है? तो ये चेक कर लेंगे। चेक करेंगे, अगेन मैं बताता हूँ, ये भी इसकी टर्म नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का। अगर कोई बच्चा कहे सर हम हमारी एनसीईआरटी का क्या होगा, इसे कराने के बाद देखना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप खुद से कर डालोगे, क्योंकि मैंने इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है। इसे करने के बाद आपको आरडी सर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे करने के बाद आपको आर्यन करने की जरूरत नहीं है, मेरे असाइनमेंट को करने के बाद में कोई अदर आपको बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर आप देखोगे तो देखो, डिजिट चेंज होना मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट नया नहीं है किसी बुक में। इसके अलावा जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे मैंने ले लिए इंपोर्टेंट वाले। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने जानबूझ के कवर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो क्वेश्चंस काम के नहीं है। हाँ बोलो। ये माइनस है तो बेटा -150 -14 -164 हो जाएगा ना। 10th वाले बच्चे इतना कट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये नहीं कि सब कुछ दिखाओ। हाँ जी। तो ये वाला क्वेश्चन मैं मान लूं कि 16 क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। चलिए मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दूं। नहीं नहीं, इस पर बेस्ड, अच्छा ये तो अपना ये आंसर नो आ रहा होगा ना, नहीं है कोई भी टर्म। देखो जरा ये क्वेश्चन ये रहा, ये होमवर्क के तौर पर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है इसने, विच टर्म ऑफ द एपी, ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, यानी आपसे एन जानना चाहता है। ये क्वेश्चन ना 4th 5th वाला मैंने करा दिया था। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखना प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा। इज 68 a term of this AP? Is 302 a term of this AP? Is 184 a term of this AP? ये इसी पर बेस्ड है अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है। ठीक है ना, आगे बढ़े। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन देखो। फाइंड द मिडल टर्म, आपसे क्या जानना चाहता है, मिडल टर्म बताओ भैया, मिडल टर्म क्या होगी। तो मिडल टर्म के लिए पहले ये तो पता चल जाए इस एपी में टोटल कितनी टर्म है। भाई मिडल टर्म तो जब बता पाएंगे ना हम, तब हमें ये पता होगा इस एपी में आखिर टर्म है कितनी टोटल। हिंदी में अगर इसको बोले बेटा मध्य पद ज्ञात करो, इस समान इस एपी का मध्य पद, मिडल टर्म मतलब मध्य पद आपको ज्ञात करना है। 17 क्वेश्चन। एपी लिखते हैं पहले तो हम, एपी क्या है, 7 13, मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ। हाँ 6 13 27 का गैप चल रहा है ना, और लास्ट में आगे 216।
तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें टोटल टर्म कितनी है, क्योंकि जब तक मुझे टोटल टर्म नहीं पता चलेगी तो मेरा मिडल टर्म कैसे निकाल पाऊंगा। ए क्या है 6, डी कितना है 13 माइनस 6, और ये 216 क्या है, ये nth टर्म है 216। तो डी ए एन का फॉर्म लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू 216, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। ए क्या है बच्चे बताइए 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7। मैं 6 को इधर ले जाऊं पहले माइनस कर दूं, किसी को ऐतराज ना हो तो 210 बचेगा। अगले स्टेप में 7 से इसको डिवाइड कर दूं, शायद 30 बचेगा। जैसे मैंने लिखा ना आप ऐसे लिख सकते हो, ये नहीं कि आप 7 से डिवाइड करके दिखाओ, 1 ऐड करके दिखाओ, यार इतने स्टेप क्लियर करने की कोशिश करो आप थोड़ा सा फास्ट। एन की वैल्यू कितनी आ गई 30, मतलब इस 80 में टोटल कितनी टर्म है 30 टर्म है। तो मिडल टर्म कौन सी होगी है 15वीं होगी, या 15 और 16 दो होंगी मिडल टर्म। चलिए अब मैं इसमें आपको मैं 9th क्लास की मीडियन का बारे में बता देता हूँ। देखिए अगर हमने एन आता है एक ओड नंबर, इफ एन इज ओड नंबर, यानी एन क्या आता है एक विषम संख्या आती है भाई, तो यहाँ पर मिडिल टर्म एक होगी। और अगर एन आता है एक इवन नंबर यानी सम संख्या आती है, जैसे इस क्वेश्चन में आया, तो यहाँ पर मिडिल टर्म होंगी दो। इस केस में देखो, इस केस में मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला एन प्लस 1 अपॉन में टूथ टर्म, ये वाली टर्म मिडिल टर्म होगी। एपी उसमें मैंने 40 चैप्टर में भी ये पढ़ाया था। अगर एन, अब यहाँ देखो एन क्या है, अच्छा ये तो ओड आया है, मैं कहना गलत बोल दिया यार, सॉरी भाई मैंने गलत बोल दिया। 31 तो एक ओड है ना, तो यहाँ ये आ जाएगा। अच्छा अगर ये क्या आता है, एक नंबर आता है मेरा सम, सम संख्या यानी एक इवन नंबर आता है 30 32 34 ऐसे आता, तो यहाँ पर दो मिडिल टर्म होंगी, एक होगी फर्स्ट मिडिल टर्म पहला मध्य पद, तो एक होगा दूसरा मध्य पद सेकंड मिडिल टर्म, ठीक है ना। हिंदी में बेटा फर्स्ट प्रथम पहला मध्य पद दूसरा मध्य पद, संस्कृत में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मिडिल टर्म n/2 होती है, एंड सेकंड मिडिल टर्म n/2 + 1, उससे एक टर्म फालतू, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ, नीचे तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर क्वेश्चन में क्या, अब देखो इसमें n क्या आया 31, तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म जो होगी बेटा वो होगी n+1/टूथ टर्म। हाँ 16 आएगा, वेरी गुड। 15 सॉरी 31+1/टूथ टर्म 16th टर्म, और 16th टर्म क्या हो सकती है, 16th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए प्लस, अरे A+15D, A+15D क्या होगा, ए क्या है +15, डी क्या है बेटा, करो जरा कितना आ रहा है 111, 15 7 जा 105, 105 + 6 111। बात समझ में नहीं आई, सबको समझ में आया। देखो इसने बोला मिडिल टर्म बताओ, तो मैं मिडिल टर्म तब बताऊंगा जब मुझे ये पता होगा टोटल टर्म कितनी है। तो पहले मैं इस एपी की टोटल टर्म गिनूंगा, टोटल टर्म गिनने के लिए कौन सी टर्म लास्ट है मैं उसको nth टर्म मानूंगा, एन, और वहां पर एन में फाइंड कर लूंगा। एन फाइंड होने के बाद मुझे ये पता चल गया टोटल टर्म कितनी है। फिर टोटल टर्म जो होंगी वो इवन आ सकती है या ओड आ सकती है। अगर ओड आती है तो भैया एक मिडिल टर्म जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया n+1/2, जैसे मीडियन निकालते थे। अगर मिडिल इवन आती है, नंबर एन इवन आता है, तो दो मिडिल टर्म होगी, एक n/2 टर्म और एक n/2 + 1, यानी उससे एक टर्म फालतू। अगर यहाँ पे n30 आता तो एक 15th टर्म होती, एक 16th टर्म होती, ठीक है ना, हटा दूं। हाँ
इवन, अरे भाई बोल तो रहा हूँ। हाँ, फिर दो निकालोगे, फर्स्ट मिडिल टर्म सेकंड मिडिल टर्म, हटा दो भाई। चलिए, देखो जरा आ गया क्वेश्चन, देखो मैं, यहाँ देखो जरा, देखो ये यहाँ का आंसर देख रहे हो कितना है, 111। और ये एग्जाम में कब आया था, 2015 में आया था। अच्छा देखो, इसमें दो आंसर दे रखे हैं, ये दो आंसर क्यों दे रखे हैं कि यहाँ पे इवन नंबर आने वाला है, तो मैं एक इवन वाला करके दिखाता हूँ। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की मिडल टर्म फाइंड करो, ये हटा दूं ना। बेटा नोट्स के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, हिंदी में मैं नहीं बना पाया, बट मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना। अगर कोई क्वेश्चन इसकी मैं पीडीएफ की आपको वो मिली थी हार्ड कॉपी, जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे वो भी क्लास के बाद मैम से अपनी हार्ड कॉपी लेना, हाँ, इसकी ये कॉपी ले लेना नोट्स की, ठीक है। और नहीं, 10 रुपये नहीं देने, आप भी रखे रखो, जब पैसे अभी लेने होंगे, जब कोई ज्यादा वाले नोट्स दूंगा तब मैं दूंगा, इसके भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, एपी क्या है भाई, एपी 7, 13, 19 और 241। ए बेटा 7 आ गया, डी मुझे पता है 6 है, एंड ए एन इज 241। ए एन 241 है, चलिए लिख देते हैं वैल्यू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लगाया हमने, और वैल्यूज पुट कर दो भाई। 7 + n - 1 × 6, 241 बेटे, 241 n - 1 × 6, 7 को जरा के माइनस करना जरा, चाहे तो आप एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, 7 + 6n - 6, 241 बेटा, इधर आएगा वन, इधर आके माइनस हो जाएगा, 240 और 6n बचेगा, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया है, किसी को दिक्कत है तो बताओ जरा भाई। आप भी इतने इतना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं भाई, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड में दिक्कत नहीं होगी यार, तुम पहली बार बोर्ड दे रहे हो, मैं 15 बार बोर्ड दिलवा चुका हूँ बच्चों के, मुझे लगता है तुम्हारी उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, ठीक है ना। जब तुमने इस दुनिया में कदम रखा था तब मैंने बोर्ड के बच्चों का एग्जाम करवाया था। तो मतलब ये है कि भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसा कर सकते हो, वो आप एग्जामिनर इसमें नहीं बैठेगा यार, एक चीज करके दिखा, या वो ये कहेगा नहीं बच्चे ने छाप लिया कुंजी से, अरे कुंजी वहां थोड़ी ना, कुंजी गाइड लेके थोड़ी ना बैठे हो, या नोटबुक लेके बैठे हो उसमें छाप लिया होगा, नहीं, वो समझ जाएंगे बच्चा ब्रिलियंट है, इसके कैलकुलेशन ठीक ठाक है, वो भी खुश हो गया यार, एक अच्छे बच्चे को भी चेक करने के लिए मिली है, इसको फटाफट चेक करो, अच्छे नंबर दो। तो एन कितना आ गया, 40, एन 40 आ गया ना, तो यहाँ पर दो मिडिल टर्म है, सिंस एन इज एन इवन नंबर देयरफॉर देयर विल बी टू मिडिल टर्म, तो फर्स्ट मिडिल टर्म, पहला मध्य पद 20th टर्म होगी, ठीक है, n/2, 40/2, 20th टर्म। 20th टर्म क्या होता है, A + 19D, ए क्या है, 19D क्या है, किसी बच्चे को 19 का टेबल याद ही नहीं है, मुझे याद है, चलिए 121, एंड सेकंड मिडिल टर्म, सेकंड मिडिल टर्म भाई, हाँ 21। इधर आप 20 + 1/2, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने गलत लिखा, 20 या 40 आएगा, 21th टर्म। आपके पास एग्जाम में टाइम कम हो तो फटाफट आप सेकंड मिडिल टर्म को 21st टर्म लिख देना, जल्दबाजी में हो तो। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, कोई क्वेश्चन लास्ट में कर रहे होते तो रगड़ दो इसको 21st टर्म, अगली टर्म, और उसके बाद 21st टर्म फटाफट फाइंड कर दो, A + 20D हो जाता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला काम है, 4 नंबर, 3 नंबर मिलने वाले, 3 नहीं मिलेंगे, दो तो मिलेंगे, छोड़ के आओगे तो यार इसी में उलझे रह जाओगे, दो भी नहीं मिलेंगे, डेढ़ मिलेगा, एक मिलेगा। ए कितना है,
ए तो वही 7 प्लस 20 डी, डी है 6, आंसर इज 127। ठीक है ना, छाप लिया? नहीं छाप पाए? थोड़ा करूँ क्या? ये लो, स्क्रीन पर आ जाएगा जिसका थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी जल्दी, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। अटक अटक के आ रही है पे। नहीं, यूट्यूब पे कौन सी वीडियो अटक अटक के आ रही है? हाँ वो पता क्या, वो उस पे है ना, वो बफरिंग होती है। वो बफरिंग ना, वो यूट्यूब पे लाइव आ रहे थे, इस वजह से हो गया कि हाँ, मुझे इतना यूट्यूब की जानकारी नहीं है। अब इसलिए मैं जूम पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो अटक नहीं आएगी। हाँ, वॉइस का इशू थोड़ा बहुत रहेगा। वॉइस बीच बीच में थोड़ी सी है यार, अब यार कर लो कोऑपरेट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ना मैं इस पर वर्क कर पाऊँ। तुम सबको ही पता है मेरा शेड्यूल कितना हेक्टिक रहता है यार। मैं प्लस कर दूं, बताओ कहाँ पर? 7 माइनस, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आंसर 127 लिख दिया ना मैंने, यहाँ प्लस आएगा। तो सब बच्चे जानते हैं यार कितना हेक्टिक शेड्यूल है मेरा। तो यार नहीं हो पाता ना, तो मैं इन सब पे वर्क नहीं कर पाऊंगा कि भैया यूट्यूब पे आवाज अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा काम यूट्यूब पे, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई कि जिससे मुझे यूट्यूब पे पैसा कमाना है और मुझे अपने लाइक्स बढ़ाने हैं मेरी वीडियो। अरे मत करना लाइक, मत करना शेयर, मत करना सब्सक्राइब, अपना काम का काम है, तुम वीडियो देख लेना। अपने किसी दोस्त का भला करना चाहो तो उसको बता देना कि एक लाइव क्लासेस नाम का चैनल है, उस पर जाकर देख लेना। कोई जरूरत नहीं है कि अमित इस नाम का बंदा पढ़ाता है या ये है वो है, नहीं, मुझे मत करना पॉपुलर। बस आप सीधा उसका भला कर देना कि तू ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा तो एक चैनल है, इस पर जाकर देख ले, इस पर क्लासेस, हमारी क्लास मतलब जैसे रिकॉर्डिंग होती है वही अपलोड होती है। इसमें बाकी यूट्यूब के जैसा नहीं है कि यहाँ मेन मेन चीज बता दी कर लेना बेटा, नहीं। हाँ नहीं नहीं, ऐसा होता है ना, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता मैं। हमारे पास दिक्कत क्या है, हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इस पर बेस 4 क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो कैसे आएगा? यार वो तो नहीं आता ना। तो मैं ऐसे, मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ ना कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताया, अब क्वेश्चन कर लेना, अब ऐसा करना वैसा करना, नहीं भाई। मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ये मैं बातें भी नहीं कट कर रहा, ये मैंने जो अभी समझा रहा हूँ बातें, मैं इसको भी, ये भी तुम्हें सुनने को मिलेगी। स्किप कर देना भाई, बढ़ा देना, इतना टाइम थोड़ा ना कि मैं वीडियो को एडिट करूंगा, कट करूंगा। तो मेरे चैनल, मेरी वीडियो में ये चीज आपको नहीं मिलेगी, यूट्यूबर वाली वो वाली चीज नहीं मिलने वाली। जिसको झेलना है मुझे भैया झेल लो, पढ़ना है प्रॉपर पढ़ लो, बस प्रॉपर पढ़ने वाला काम, ट्यूशन वाला फील आएगा उसको कि यहाँ ट्यूशन में एक बंदा पढ़ा रहा है, टाइम पास कर रहा है ना। चलिए, डिटरमाइन द एपी, बेटा आप एपी बनानी है, जब कहते हैं डिटरमाइन द एपी, तो आप एक A1 A2 A3 3-4 टर्म बता दो, बोल दो कि ये लो एपी, जिसकी थर्ड टर्म क्या है और सेवंथ टर्म क्या है। देखो इस एपी में आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं 19 क्वेश्चन की, तो 19 क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि भाई A3 इज 5 एंड A7 इज 9। देखो बेटा ये दो बातें बताइए, A3 दिया है 5 एंड A7 दिया है 9। बेटा A3 का मतलब क्या होता है? A+2D, इक्वेशन 1। सेवन टर्म का क्या होता है? A+ इक्वल टू 9। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर? एक होगी इक्वेशन नंबर 1, एक होगी इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आया बेटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कैसे बनाया? ए थर्ड को A+2D और इसको A+6D लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। A+2D इक्वल टू 5 एंड A+60 इज इक्वल टू 9। साइन चेंज कर देंगे, -4D, और यहाँ पर भी साइन चेंज तो -4। जिसको ये चीज नहीं आती बेटा, चैप्टर आपको 3 एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अच्छा ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में सेकंड वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, हिंदी में समीकरण एक में से दो को घटाने पर।
डी की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब इस डी की वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में, जो इक्वेशन में आप चाहो उसमें आप पुट कर सकते हो, कोई रोकथाम नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, सॉरी डी, इन इक्वेशन 1, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट करिए जरा भाई, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी की जगह पे मैंने पुट किया 1 इज इक्वल टू 5। तो कितना आ गया? देखो बेटा, आपको ए भी पता है, आपको डी भी पता है, तो क्या आप एपी नहीं बना सकते? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सब नहीं फाइंड कर सकते? तो देखो जरा, फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 3, a2 क्या आ जाएगा बेटा? 3 + 1 4, और a3 तो आपको गिवन ही था 5। तो एपी क्या होगी बेटा हमारी? 3 4 5, बस 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 6 7 8 गिनती नहीं लिख रहे अब। ठीक है ना? आगे समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन देखो, मैं एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो समझाता हूँ। इसने क्या सीधा बोला कि एक एपी जिसके थर्ड टर्म, तो मैंने थर्ड टर्म लिख ली भाई। मुझे ये बोला सेवंथ टर्म 9, मैंने सेवंथ टर्म लिख ली भाई, ये है। मैंने ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं। मैंने देखा थर्ड टर्म को तो मैं a+2b भी लिख सकता हूँ, सेवंथ टर्म को मैं a+6 भी लिख सकता हूँ। मैंने ये ऐसे लिखा, इक्वेशन बन गई। जैसी इक्वेशन बनी, मेरे दिमाग के मतलब एंटीने खड़े हो गए भाई, यार ऐसा तो हम सोल्व कर सकते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का मैंने यूज किया और मैंने फट से सोल्व कर दी इक्वेशन। सोल्व किया तो ए की वैल्यू भी आ गई एंड डी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़े। हाँ, एलिमिनेशन में, अबे भाई कर लेना यार, चैप्टर थर्ड का चीजें फिफ्थ में पढ़ाऊंगा। थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा तब देख लेना। हालांकि थर्ड चैप्टर तूने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ चीजें ना क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करना है। 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द 31st टर्म। आपसे कहता है 31st टर्म आपको बतानी है भाई, लेकिन 31st टर्म कैसे बता पाओगे? फॉर्मूला होता है a+30d। आपको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। अगर आपको ए एंड डी नहीं पता तो 31st टर्म नहीं निकलेगी। चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन है गिवन क्या है, इसकी 11th टर्म दी है, और आपको ऐसे नहीं लग रहा यार ये क्वेश्चन तो इसी से मिलता जुलता आ गया? इसकी 11th टर्म दे दी है और 10th टर्म दे दी है। तो देखो जरा, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करूं। देखिए, हमें जो गिवन है इसकी दी है क्वेश्चन नंबर 20। देखो यही देखो कितना सेम सिमिलर क्वेश्चन है। 11th टर्म A11 38, A11 को मैं a+10d, A11 के बाद क्या आता है बेटा? 16th टर्म दिया है ना, तो 16th टर्म को a+15d, और इसको क्या सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं? एक इक्वेशन 1 बन गई, एक इक्वेशन 2 बन जाती है। फिर आप इसी तरीके से दोनों क्या करोगे बेटा? सोल्व करोगे। देखो जरा कितना सिमिलर क्वेश्चन है। मैं बहुत सही, a+10d, यहाँ a+15d, यहाँ 38, यहाँ पर 73। साइन चेंज की हमने। देखो जरा यहाँ कितना आ रहा है? -5d, और शायद यहाँ पर आ रहा है -35। माइनस से माइनस, डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7। डी की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में जरा पुट करना, a+10d इज इक्वल टू 38। ए की वैल्यू 38 -70, शायद कितना आएगा? 32 तो रहेगा माइनस का। बोलिए क्या रहा है? हाँ, क्वेश्चन 12 है हमारी एनसीईआरटी का।
अब क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता था, ये कह रहा था कि इसकी 31st टर्म आपको बतानी है। कौन सी टर्म बतानी है? ए, ए कितना है? 30, डी कितना था? सॉल्व करना बेटा, -32 + 210, 178 आएगा, क्या आएगा? 168, क्या आ रहा था मेरा? हाँ, 178 ही आएगा। ठीक है, आया कुछ समझ में कि नहीं आया? चलिए जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे, अभी टाइम है हमारे पास में। हाँ, नींद नींद तो सबको नहीं आती मुझे। अच्छा प्लीज, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन में सारे। एन एपी, एपी जिसमें 50 टर्म्स है बेटा, एक एपी जिसमें टोटल टर्म्स ही 50 हैं, और कहता है ऑफ विच, जिसकी थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 12 का मतलब है, क्वेश्चन कहता है A3 = 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है ये? यानी मैं इसको लिख सकता हूँ A + 2D = 12। कहता है एंड द लास्ट टर्म इज, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या है भाई? अरे A50, A + 40, ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? जब आपको फर्स्ट इक्वेशन पता है, सेकंड इक्वेशन पता है, तो यहां से आप ए एंड डी फाइंड नहीं कर सकते क्या? अभी दो क्वेश्चन कराए हैं भाई मैंने। इसके बाद क्या कह रहा है? 29th टर्म बता दो। यार ये आ गई 29th टर्म, A + 28D। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया, कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, जिसके whose थर्ड टर्म, अब जरा क्वेश्चन को ढंग से समझें। whose थर्ड टर्म, क्या है भाई थर्ड टर्म? इज 7, मतलब A + 2D 7, एंड द सेवंथ टर्म exceeds 3 times द थर्ड टर्म बाई 2। भाई समझ में नहीं आया क्या कह रहा है? इसको समझ में आया? हिंदी में बोलूं? इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में सुन के क्या करोगे? ये समझो इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वाले को हिंदी में बोलूंगा अभी, है प्योर हिंदी बोलूं। देखो, कहता है सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म क्या है? मतलब A7, कहता है एग्जीड, एग्जीड मतलब ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 3 टाइम्स, 3 गुना, द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के 3 गुने से बाई 2, दो ज्यादा। एग्जीड मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के 3 गुने से बाई 2, दो से ज्यादा है। मतलब थर्ड टाइम का 3 गुना कर दो भाई, और उसमें आप 2 ऐड कर दोगे तो सेवंथ टर्म आ जाएगी। इस एपी का 7वां पद, हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, 7वां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 ज्यादा है। तीसरे पद के 3 गुने से, 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो तीसरे पद का 3 गुना, A3 का 3 गुना, 3 टाइम्स से 2 ज्यादा है, आपने उसमें 2 ऐड कर दिया, तो ये आ गई। अब देखो जरा, इसको बड़ा आराम से ले जाते। अभी आपने मुझे बताया थर्ड टर्म कितनी है, तो मैं 7 लिख दूं, तो शायद कि इसकी A7 कितनी हो जाएगी? 23। और A7 को आप लिख सकते हैं, और ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? सेकंड इक्वेशन बन गई। एक आपको फर्स्ट इक्वेशन पता है, ये रही A + 2D, A + 6D 23। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या A एंड D नहीं निकाल सकते हैं? हो जाएगा ना। और जब A एंड D आ गया, तो क्या अब आप इसकी 20th टर्म नहीं फाइंड कर सकते? 20th टर्म A भी पता है, D भी पता है। यार ये तो मेरे लिए बड़ा आसान काम है। अब तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, हटा दूं? नोट कर रहे हो? कितना टाइम है? ये तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ ना। हटा दूं भाई? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, जो नाइन्थ टर्म है
इज इक्वल टू 6 टाइम इट्स सेकंड टर्म। क्वेश्चन इक्वेशन भैया बनानी है, बस हमें क्वेश्चन ने बोल दिया है कि भैया नाइन्थ टर्म, जरा नाइन्थ टर्म क्या होगी। 23 क्वेश्चन नंबर है। नाइन्थ टर्म का मतलब A9 क्या है ये, इज इक्वल है 6 टाइम इट्स सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का 6, 6 गुना 6 टाइम्स। एक एपी का, यदि एपी का नौवां पद छठे पद का 6 गुने के बराबर, सॉरी दूसरे पद के 6 गुने के बराबर है। बेटा अभी इक्वेशन बनाओ, इसको सोल्व कर लो। A+ATD लिख सकते हैं इसको हम, और इसको A+D, जरा ब्रैकेट ओपन करना, इस 6 ए को एक तरफ कर लो, डी को एक तरफ कर लो, या सबको एक तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बन जाएगी। -5A प्लस इज इक्वल टू 0, -5A प्लस 2D इज इक्वल टू 0। द इफ, चलो ये एक इक्वेशन बना दी हमने। चाहो तो आप इसको डी के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसके नीचे एक स्पेस छोड़ के रखोगे, मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं आगे कन्वर्ट कर लूंगा इसको। इफ इट्स फिफ्थ टर्म, बेटा फिफ्थ टर्म का मतलब A5 क्या है ये, इज मतलब A+ और डी कितना है 22। कहता फाइंड द एपी, तो देखो एक इक्वेशन ये बन रही है, एक इक्वेशन ये बन रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। 2D, ये बेटा -5 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5A हो जाएगा, और ये D हो जाएगा 5A/2। अब यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन बन रही है ना, सेकंड वाली जो मैंने सोल्व की, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं, और यहाँ पर आप D की जगह पे इसको पुट कर दो, तो आसान है। इस 2, ये कैंसिल होगा, आ जाएगा यहाँ पे 2। A+10A इज इक्वल टू 22। 10 एयर एंड 1 कितना हो गया बेटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, और ए की वैल्यू को आप पुट कर देना जरा डी में। डी की वैल्यू कितनी आ गई, अब ए भी पता है डी भी पता है, क्या ए पी नहीं बना सकते अब आप यार, है ना। 22 27 20, सॉरी 22 27 32 37, बस इतना कर दो, डॉट डॉट डॉट। क्या इज 22, अच्छा 2 लिख दूं, अरे मैंने भाई गलत बोल दिया यार, कैसे यार, ऐसी बच्चों वाली गलती हो रही है मुझसे। A2 है, मैं क्या क्या बोलते हैं, सब सबने मुझे मेरा साथ भी दे दिया। A2 7 12 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, बना दिया एपी। कितना आसान क्वेश्चन था, इसको बच्चे कहते हैं बड़ा मुश्किल चैप्टर है यार, मुझे आज तक मुश्किल चैप्टर नहीं लगा। द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। किसी बच्चे के मुंह से कुछ अलग अलग तरह की आवाज तो नहीं निकल रही भाई, जाने दो ये वाली। तुम क्या अलग तरह की कौन सोच रहे थे नालायक, ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, क्या क्या अलग तरह की आवाज है। हटा दो इसको, हटा दूं, ये छाप रहे हो, छाप रहे हो, अब क्या। देखो जरा, देखो प्रिंटर बैठे हुए हैं यहाँ पर एक सबर के, हो गया, चलिए होगी फोटो कॉपी। अच्छा रुक 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 रुक, नहीं जाना नहीं जाना, छाप जल्दी से, या तो डिलीट भी हो जाता तो मैं वापस ले आता तेरे लिए तो यार। हम्म, हो गया, नोट हुआ। जिसका हो गया वो 24 ट्राई करे ना, बैठा क्यों है, 24 ट्राई कर लो यार। हो गया, हटा तो सबका हो गया ना। 24th टर्म, सॉरी 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म के बारे में बताया जा रहा है। क्या है भाई, ओ 5 मोर देन, 5 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स 8th टर्म। बेटा 8th टर्म के दुगने से 5 ज्यादा है बेटा, ट्वाइस से। एक एपी का 17वां पद 8वें पद के 2 गुने से 5 ज्यादा है। 5 मोर, 5 ज्यादा है किससे, 8th टर्म के ट्वाइस से।
सोल्व करना जरा। a प्लस 16d, 2a+7d, 5। बेटा a+16d और ट्वाइस ऑफ a+14d+5 इतना आ गया। 2a इधर आके माइनस हो जाएगा बेटा, इधर माइनस, मैं सीधा एक बार लिख रहा हूँ -a, क्योंकि a-2 है तो -a बनता है। और जो 16d है, 14d इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 2d = 5। ये इक्वेशन बन गई -a+2d = 5। सबको समझ में आई ना? मैं सबको एक तरफ लिया है, डी को और ए को, बाकी 5 को मैंने उधर ही छोड़ दिया। कहता है इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 11th टर्म, a+10d 43। एक इक्वेशन ये बन गई। अब तो ये और ज्यादा आसान है, -a+2d = 5 एंड a+10d = देखो ए से एक कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, तो ये 12d हो जाएगा और ये 48। और इस तरीके से डी की वैल्यू कितनी आ गई, इस डी की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करो, ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है, मैंने डायरेक्ट ए की वैल्यू 3 आ रही है ना, ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे भाई, a+n_d, ये फाइंड करना है nth टर्म। ए क्या है 3, सॉरी n_d नहीं, n-1, क्या बोल देते हैं यार, n-1 एंड डी की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व कर लो भाई, 3+4n-4, और सॉल्व करेंगे तो 4n-1, ये इसकी nth टर्म आ गई। ठीक है, ओवर कर दे क्लास। क्या कह रहे क्या चीज, कौन सा, हाँ एलिमिनेशन क्या, अरे एक माइनस का था एक प्लस का डायरेक्ट कैंसिल हो गया ना, साइन चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी इस बार। और 10 2 12 45 और 40, बेटा साइन तब चेंज करते जब कैंसिल करना होता है, देखो यहाँ पहले से माइनस है एक प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है ना। हम जो साइन चेंज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि साइन सेम होते हैं, तो हम इनको माइनस करते हैं कैंसिल करने के लिए, एक का साइन प्लस एक का माइनस होना चाहिए। और अगर ऑलरेडी साइन चेंज है तो क्या अब भी चेंज करेंगे हम, अब थोड़ी ना करेंगे। अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो ये क्या फिर कैंसिल होता, फिर तो -2 हो जाता। ओवर करें क्लास, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। अभी